तेरे होठों के फूलों की चाहत में हम दार की खुश्क टहनी पे वारे गए। तेरे हाथों की शमों की हसरत में हम नीम तारीक राहों में मारे गए। सूलियों पर हमारे लबों से परे तेरे होठों की लाली लपकती रही। तेरी जुल्फ़ों की मस्ती बरसती रही। तेरे हाथों की चांदी दमकती रही। जब घुली तेरी राहों में शाम सितम हम चले आए लाए जहाँ तक कदम। लब पे हरफ़े गज़ल दिल में किंदगी गम। अपना गम था गवाही तेरे हुस्न की। देख कायम रहे इस गवाही पे हम जो तारीक राहों पे मारे गए। फैज़ अहमद फैज़ ने ये नज़्म साल 1953 में जूलियस और एथल रोजनबर्ग की मौत की सज़ा के बाद लिखी थी। ये दोनों पति पत्नी अमेरिका में रहा करते थे। एक समय वहाँ दोनों ने सरकारी नौकरी भी की थी। जूलियस और एथल दोनों की विचारधारा वामपंथ से प्रभावित थी। दोनों खुद को खुलकर सोशलिस्ट कहते थे, लेकिन उस समय अमेरिका में एक सोशलिस्ट कहलाना बड़ा गुनाह समझा जाता था। वो रेड स्केयर का वक्त था जब लाल रंग से, कम्युनिज़्म से, वामपंथ से लोगों को डराया जाता था और एक डर का माहौल था। अमेरिका में बाकायदा प्रायोजित ढंग से कम्युनिस्ट के ख़िलाफ़ प्रोपागेंडा चलाया गया, उन्हें गद्दार बताया गया। रेड स्केयर के समय अगर किसी के पास से लाल डायरी, पर्स या दूसरा सामान मिल जाता जिसका रंग लाल हो तो समझ जाओ उसकी शामत आ गई है, उससे पूछताछ होनी तो पक्की ही है। अब आपको साबित करना होगा कि आप सच्चे भक्त हैं, सच्चे देशभक्त हैं, अमेरिकी हैं। तत्कालीन राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमन ने तो बाकायदा एक लॉयल्टी प्रोग्राम तक लॉन्च कर दिया था, जहां सरकारी कर्मचारियों से कागज़ पर साइन करवाए जाते। लॉयल्टी टेस्ट से गुजरने के बाद ही आप सरकारी नौकरी जारी रख सकते थे। सोचिए उस दौर में ख़ुद को सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट कहना कितना मुश्किल होता होगा। पर जूलियस और एथल रोजनबर्ग ऐसा कहने से कोई गुरेज नहीं करते थे। वो खुलकर खुद को सोशलिस्ट बताते थे। इसी बिना पर उन पर गद्दारी के आरोप लगे। कहा गया आपने अमेरिका का न्यूक्लियर सीक्रेट सोवियत यूनियन को बेचा है, उनको दे दिया है, इसलिए उन्हें इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाकर अमेरिकी सरकार ने उन्हें मौत की सज़ा दे दी। जूलियस और एथल रोजनबर्ग की मौत की सज़ा पूरी दुनिया में बड़ा मुद्दा बन चुकी थी। प्रोग्रेसिव और लेफ़्ट सर्कल में दुनिया भर में इसकी मजम्मत हुई, निंदा हुई, आलोचना हुई। फैज़ अहमद फैज़ भी वामपंथ से प्रभावित थे और उस समय प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट का हिस्सा भी हुआ करते थे। 1953 में वो उस समय ख़ुद लाहौर सेंट्रल जेल में बंद थे। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली ख़ान ने उन पर वामपंथियों के साथ मिलकर सरकार पलटने का आरोप लगाया था और उसी आरोप में उन्हें जेल में बंद किया था। जून के महीने में ही जेल में उन्हें जूलियस और एथल की सज़ा की खबर मिली तो वो बहुत गमगीन हुए और उन दोनों की याद में हम जो तारीक राहों पे मारे गए ये नज़्म लिखी जो हमने अभी बताई। सोचिए सोशलिस्ट होना एक समय अमेरिका में इतना बड़ा गुनाह था कि लोगों को लॉयल्टी सर्टिफिकेट में साइन करने होते थे, लोगों से अलग थलग रहना पड़ता था और कई बार जान तक गंवानी पड़ती थी। ये सब होते हुए 70-75 साल गुजर चुके हैं। अमेरिका अब अधिक प्रोग्रेसिव तो हुआ है, लेकिन सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट होना अब भी वहाँ गाली की तरह ही समझा जाता है। ऐसे माहौल में 5 नवंबर 2025 को एक ऐसे कैंडिडेट ने न्यूयॉर्क मेयर का इलेक्शन जीत लिया है जो ख़ुद को डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कहता है, गर्व से ये बात पूरी दुनिया को बताता है। हम बात कर रहे हैं न्यूयॉर्क सिटी के मेयर इलेक्ट ज़ोहरान ममदानी की। दुनिया के कई बड़े और अहम देशों में इस समय दक्षिणपंथ का बोलबाला है, आप ये जानते हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप, इटली में जॉर्जिया मेलोनी, तुर्की में रेसिप तैयब अर्दोआन और अर्जेंटीना में हावियर मिले की सरकार है ही। जर्मनी में AFD जैसी कट्टरपंथी दक्षिणपंथी जो पार्टियां हैं वो उभर रही हैं। फ्रांस में मरीन लापेन जैसे नेता आगे बढ़ रहे हैं। ब्रिटेन में नाइजल फराज जैसे कट्टरपंथी नेताओं का भी जो वोट परसेंटेज है वो भी लगातार बढ़ रहा है। इसराइल में आप जानते हैं इतिहास की सबसे कट्टर दक्षिणपंथी सरकार इस समय चल रही है, गठबंधन वाली। बाकी अगर आप रूस या चीन की सरकार को वामपंथी सरकार समझते हैं तो आप एक बड़े मुकालते में जी रहे हैं। तो ऐसे दौर में ममदानी की जो जीत है वो दुनिया भर के प्रोग्रेसिव सर्कल में खूब सेलिब्रेट की जा रही है। कहा जा रहा है कि इस जीत से दुनिया भर में वामपंथी विचार रखने वाले और वैसी राजनीति करने वालों को प्रेरणा मिलेगी और आगे जाकर ममदानी की जीत वामपंथ की रिवाइवल में मील का पत्थर साबित होगी। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि वामपंथी राजनीति पनप क्यों नहीं पा रही है और ख़ास तौर पर अमेरिका में वामपंथ के बीते दौर पर नज़र डालेंगे और समझेंगे कि क्या वाकई ममदानी दुनिया में वामपंथ या सोशलिज़म की राजनीति रिवाइव कर देंगे। नमस्ते, मेरा नाम साजिद है और आप खबर गाँव देख रहे हैं।
1789 की फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान जब नेशनल असेंबली की बैठकें होती थी तो राजा और चर्च के समर्थक लोग सभा अध्यक्ष के राइट साइड बैठते थे और आम जनता और क्रांति के समर्थक लोग बाई यानी लेफ़्ट साइड बैठते थे। यहीं से लेफ़्ट विंग और राइट विंग शब्द राजनीति में आए और इसी शब्दावली के ईजाद होने के बाद वामपंथियों को लेफ़्ट विंग कहकर बुलाया जाने लगा। पर वामपंथ का असल विचार दिया था कार्ल मार्क्स ने। यूरोप में औद्योगिक क्रांति के बाद मज़दूरों की हालत बहुत ख़राब थी। फैक्ट्रियों में मज़दूर से बहुत काम करवाया जाता था, बहुत काम लिया जाता था। जितना काम था उतना पैसा नहीं था, काम के घंटे तक तय नहीं थे। मज़दूरों से 14 से 16 घंटे तक एक दिन में काम करवाया जाता। अमीर गरीब की खाई बढ़ती जा रही थी। उस दौर में समाज दो वर्गों में मुख्य तौर पर बटा हुआ था, बुर्जुआ वर्ग जो पूंजीवादी होते और प्रोलेटेरिएट जो मज़दूर वर्ग होता। कार्ल मार्क्स ने इस बात से बहुत दुखी थे कि मज़दूरों को उनका हक नहीं मिल पा रहा था। उन्होंने देखा कि असमानता कोई इत्तेफाक नहीं है बल्कि पूंजीवादी व्यवस्था यानी कैपिटलिज्म की बुनियाद पर ही ये शोषण पूरा टिका हुआ है। उन्होंने एक विचार दिया कि इतिहास तो हमेशा शोषक और शोषित के टकराव से ही आगे बढ़ा है। गुलाम बनाम मालिक, किसान बनाम ज़मींदार, इसलिए अब मज़दूर बनाम पूंजीपति भी हो जाना चाहिए, जिससे समाज में क्रांति आ जाए और एक समानता बन जाए। मार्क्स ने वामपंथ को पार्टी या संगठन के रूप में नहीं बनाया बल्कि उसकी वैचारिक नींव रखी थी, वो भी अपनी रचनाओं के ज़रिए। जैसे 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और 1867 में डास कैपिटल उन्होंने लिखी। इन सबका निचोड़ यही था कि समाज में बराबरी होनी चाहिए, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर। मार्क्स का कहना यही था कि हमको हक छीन कर लेना पड़ेगा वरना हमारा शोषण हमेशा जारी रहेगा। जब तक हम खुद को आगे नहीं लाएंगे ये ऐसा ही चलता रहेगा। अगर इसके लिए हिंसा का सहारा भी लेना पड़े, ये ज़रूरी हो, तो वो भी कोई बुरी बात नहीं है। कार्ल मार्क्स का ये विचार पूरे यूरोप में बहुत पढ़ा गया। मार्क्स ने खुद कोई पार्टी तो बनाई नहीं थी या किसी देश में क्रांति लाने की कोशिश भी नहीं की थी, लेकिन उनके इस विचार पर कई पार्टियां बने, आंदोलन पैदा हुए और क्रांतियां भी आईं। जैसे 1917 की रूसी क्रांति सबसे ज़्यादा जानी जाती है, लेनिन के नेतृत्व में हुआ था। सोवियत यूनियन कितनी बड़ी ताकत रही है एक ज़माने में, आप अच्छी तरह इस बात को जानते हैं और समझते भी हैं। दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद जब कोल्ड वॉर शुरू हुआ तो अमेरिका के टक्कर में सोवियत यूनियन ही खड़ा रहता था। फिर चीन में माओ और क्यूबा में फिदेल कास्त्रो की क्रांति भी इसके कुछ प्राइम एग्जाम्पल्स के तौर पर माने जाते हैं। अच्छा, 18वीं सदी में अमेरिका से लोग बाहर काम करने जाया भी करते थे। हाँ, उस समय ऐसा हुआ भी करता था। अमेरिकी लोग अक्सर आयरलैंड, जर्मनी, इटली, पोलैंड जाते थे। यहाँ धीरे धीरे कार्ल मार्क्स का विचार फैल रहा था। जब ये लोग काम कर कर अपने वतन लौटते तो यही वामपंथी विचार लेकर अपने साथ लाते हैं। 1876 में वामपंथ से प्रभावित लोगों ने अमेरिका में एक पार्टी बनाई, सोशलिस्ट लेबर पार्टी ऑफ अमेरिका। अमेरिका की ये पहली सोशलिस्ट पार्टी थी। इस पार्टी के लोगों ने अमेरिका के अलग अलग शहरों में छोटे छोटे संगठन बनाए, कई मजदूर यूनियन भी बने। इन्हें आधिकारिक रूप से पार्टी से तो नहीं जोड़ा गया, लेकिन इसके ही लोग बाकी दूसरे जो छोटे संगठन बने थे उसके पीछे थे। जैसे ये संगठन थे नाइट्स ऑफ लेबर और फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड एंड लेबर यूनियन। 1 मई 1886 की बात है कि पूरे अमेरिका में मज़दूरों ने हड़ताल की घोषणा की। ये सभी संगठन इसमें शामिल थे। ये संगठन जिसका भी हमने नाम लिया, यही इस पूरी स्ट्राइक को लीड कर रहे थे। शिकागो शहर इस आंदोलन का केंद्र था। 4 मई 1886 को शिकागो के ही हे मार्केट स्क्वायर में मजदूर एक शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे। तभी पुलिस ने अचानक भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हमला कर दिया, लेकिन उसी समय एक अज्ञात शख्स ने पुलिस पर एक बम फेंक दिया, जिससे हिंसा और भड़क गई। पुलिस ने गोली चलाई जिसमें 4 मजदूर मारे गए। यहाँ से हिंसा और भड़की जिसमें 7 पुलिस वालों की जान गई। पुलिस ने 8 मजदूर नेताओं को गिरफ्तार कर केस चलाना शुरू किया। इनमें किसी के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं मिले थे। इसके बावजूद 4 मजदूर नेताओं को फांसी दे दी गई और एक ने जेल में ही आत्महत्या कर ली। बाकी बचे नेताओं को कई साल तक जेल में रखा गया। अब एक तरफ इस घटना ने पूरी दुनिया में वामपंथ आंदोलन को प्रेरणा तो दी, लेकिन अमेरिका में इस घटना से वामपंथ को एक बड़ा डेंट भी ज़रूर लगा। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वामपंथी जो संगठन है वो पूरी तरह ही ख़त्म हो गए थे। काम चल रहा था, छोटे मोटे प्रदर्शन आयोजित हो रहे थे,
पर 1917 में जब लेनिन की लीडरशिप में क्रांति हुई तो अमेरिका को डर हुआ कि कहीं इसकी आंच हमारे यहाँ भी ना पहुँच जाए। अमेरिका में बैठे पूंजीपतियों, शासक वर्ग और मीडिया को डर सताने लगा कि यहाँ भी क्रांति हो सकती है। अब वो समय भी बड़ा अराजक था। 1917 यानी दूसरे विश्व युद्ध के खात्मे के बाद नाजुक समय था वो। शुरुआत में अमेरिका तो आप जानते हैं पहले विश्व युद्ध में शामिल नहीं हुआ था, पर 1915 में जर्मन पनडुब्बी ने एक ब्रिटिश जहाज़ को डुबो दिया था समंदर में, जिसमें 128 अमेरिकी नागरिक मारे गए थे। इसी से नाराज़ होकर अमेरिका लड़ाई में शामिल हुआ था। अब लड़ाई में पैसा लगा तो अर्थव्यवस्था ख़राब हुई, गरीबी बढ़ी, समाज में अपराध बढ़ा। फिर 1917 में लड़ाई के बाद जब लाखों अमेरिकी सैनिक घर वापस आए तो उनके पास काम नहीं था, रोज़गार नहीं था। इससे समाज में एक बेचैनी सी पैदा हुई। ये बेचैनी अमीरों को और ज़्यादा बेचैन कर रही थी। फिर ऊपर से उसी समय बॉस्टन पुलिस स्ट्राइक, स्टील स्ट्राइक, कोल स्ट्राइक जैसी हड़तालों से एक बार फिर मजदूर वर्ग पूंजीपतियों के खिलाफ खड़ा हो उठा था। फिर एक गड़बड़ी और हो गई कम्युनिस्ट लोगों से, सोशलिस्ट गुटों से, कि उनके बीच में कुछ अनार्किस्ट लोग घुस आए थे, शामिल हो गए थे, जिनका हिंसा में नाम आने लगा था बार बार। 1919 में अमेरिका के तत्कालीन अटॉर्नी जनरल ए मिशेल पामर के घर के बाहर किसी ने बम मार दिया। इसमें वामपंथियों का नाम आया। सरकार ने इसे रेड टेरर का नाम दे दिया और वामपंथियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। पामर ने उस समय के FBI के डायरेक्टर के साथ मिलकर हज़ारों लोगों की गिरफ्तारियां कराईं। इसमें से ज़्यादातर सोशलिस्ट, एनार्किस्ट और ट्रेड यूनियन के लीडर्स और इमिग्रेंट्स शामिल थे। बिना ट्रायल के लोगों को जेल में तक रखा गया और देश से निकालने तक की बात कही गई। कुछ लोगों को देश से बाहर निकाला भी गया। यहीं से अमेरिका में पहले रेड स्केयर की शुरुआत हुई। वामपंथियों को हीन भावना से देखा जाने लगा। जो लोग अपने आप को सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट कहते थे, उनसे लोग कन्नी काटने लगे। उनका रिकॉर्ड अगर किसी वामपंथी संगठन के साथ मिल जाता तो नौकरी पर भी नहीं रखा जाता था अमेरिका में उनको। लेकिन जब कई मामले झूठे साबित होने लगे, अदालतों में उन्हें नकारा जाने लगा। अदालत ने FBI की कई गिरफ्तारियों को झूठा बताया था उस समय, और फिर मीडिया ने भी दूसरे मुद्दों पर धीरे धीरे फोकस करना शुरू कर दिया। तो 1920 के अंत तक जो पहला रेड स्केयर था, वामपंथ का जो वामपंथ के खिलाफ जो डर बताया गया था, वो ख़त्म होने लगा। लेकिन पहला रेड स्केयर तो एक ट्रेलर मात्र था। जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया कोल्ड वॉर में दाखिल हुई तो दूसरा रेड स्केयर शुरू हुआ और इसने अमेरिकी समाज में एक गहरा प्रभाव डाला। ये रेड स्केयर संगठित राजनीतिक अभियान बन गया था, जिसने अमेरिकी समाज, सिनेमा, विश्वविद्यालयों और राजनीतिक हर जगह डर और शक का माहौल बना दिया था कम्युनिस्ट के खिलाफ। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका को चैलेंज करने वाली एकमात्र ताकत सोवियत यूनियन ही बची थी। वहाँ के जासूस यहाँ और यहाँ के जासूस वहाँ आया जाया करते थे। ये खुला सीक्रेट है, सभी को ये बात पता थी। अमेरिका पूंजीवाद का प्रतीक था और सोवियत यूनियन समाजवाद का। अमेरिका को डर हुआ कि हमारे यहाँ सोवियत जासूसों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये लोग हमारे सरकारी तंत्र जैसे सरकारी नौकरी और एजेंसियों का हिस्सा बन चुके हैं। इसलिए अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने तो एक लॉयल्टी प्रोग्राम लॉन्च कर दिया, जिसका जिक्र हमने अभी शुरू में भी किया था। हर सरकारी कर्मचारियों को ये साबित करना होता था कि वो वफादार हैं और कम्युनिस्ट नहीं हैं, यानी वो गद्दार नहीं हैं। हाँ, उस समय वहाँ ये हुआ करता था। करीब 50 लाख सरकारी कर्मचारियों की जांच हुई, हज़ारों लोगों से लॉयल्टी सर्टिफिकेट मांगे गए, 500 से ज़्यादा लोगों को बिना किसी मुकदमे के नौकरी से निकाल दिया गया। ये दूसरे रेड स्केयर का पहला कदम था। 1948 में अल्जर हिस नाम के एक अमेरिकी अधिकारी को सोवियत जासूस होने का आरोप लगाकर जेल में डाल दिया गया। उन्हें जेल हुई। मीडिया ने इसे कम्युनिस्ट साजिश का एक बहुत बड़ा सबूत बताया। फिर 1945 में अमेरिका ने अपना पहला परमाणु बम बनाया, आप जानते हैं। इसे बनाने के लिए मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए अमेरिकी सरकार ने करोड़ों डॉलर की फंडिंग की थी। इसी प्रोजेक्ट में एक अमेरिकी सैनिक काम करता था जिसका नाम था डेविड ग्रीनग्रास। ग्रीनग्रास पर आरोप लगे कि उसने परमाणु हथियार का सीक्रेट सोवियत यूनियन को बेच दिया है, जिसकी मदद से सोवियत यूनियन ने बहुत जल्दी अपना खुद का परमाणु बम बना लिया है। फिर उसके बाद ग्रीनग्रास जो सैनिक था उससे पूछताछ शुरू हुई तो उसने कह दिया कि मैंने ऐसा अपनी बहन एथल रोजनबर्ग के कहने पर किया है। फिर एथल को पूछताछ के लिए बुलाया गया और उनके पति जूलियस को भी इस जांच में बाद में शामिल कर लिया गया। जूलियस का जन्म न्यूयॉर्क में हुआ था 1918 में। वो पेशे से इंजीनियर हुआ करते थे, अमेरिकी सरकार में काम करते थे। अमेरिका की कम्युनिस्ट पार्टी से भी उनका जुड़ाव था एक वक्त। एथल भी अमेरिकी थी, सिंगर थी, कॉलेज के दिनों में सोशलिस्ट गुटों से उनका जुड़ाव रहता था।
फिर दोनों की मुलाकात हुई, प्यार हुआ और दोनों ने 1939 में शादी कर ली। पूछताछ में ये पाया गया कि दोनों पति पत्नी ने अमेरिका की जासूसी की है और न्यूक्लियर सीक्रेट ग्रीन ग्रास से उनकी मदद से चुराकर जो सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसकी जानकारी सोवियत यूनियन को उन्होंने दे दी है। अब अमेरिकी सरकार ने यह भी कहा कि चूँकि परमाणु का जो सीक्रेट है वो सोवियत यूनियन को मिला, जिससे अमेरिका का जो पलड़ा था वो हल्का पड़ गया और इस वजह से कोरिया वॉर में लाखों लोगों की जान गई और इसी आरोप में दोनों को मौत की सज़ा सुना दी गई। दोनों ने बार बार कहा कि आरोप झूठे हैं। अमेरिकी सरकार कहती रही कि आपके साथ जितने भी जासूस हैं उनका आप पता दे दीजिए, जानकारी दे दीजिए, हम आपको छोड़ देंगे। लेकिन दोनों मुसलसल कहते रहे, बार बार कहते रहे कि हम बेकसूर हैं। ये बात मीडिया में आई तो बड़ा मुद्दा बना, इंटरनेशनल रिएक्शन आए। आइंस्टाइन जैसे शख्सियत ने तक उन दोनों की मौत की सज़ा टालने की गुहार लगाई अमेरिकी सरकार से, लेकिन सरकार नहीं मानी और 19 जून 1953 में दोनों को इलेक्ट्रिक चेयर में मौत की सज़ा दे दी गई। यानी एक लोहे की कुर्सी में उन्हें बैठाया जाता और झटके से करंट लगाया जाता, जिससे दिल और दिमाग काम करना बंद कर देते और मौत हो जाती। एथल और जूलियस को मौत की सज़ा के पहले आखिरी बार मिलने के लिए कुछ समय भी दिया गया था, जहां दोनों के बीच एक बड़ी सी लोहे की जाली लगाई गई थी। उसके कुछ पहले दोनों ने अपने बच्चों माइकल और रॉबर्ट के नाम एक ख़त भी छोड़ा था, जिसमें लिखा था, प्यारे बच्चों, जब हम ये ख़त लिख रहे हैं हम जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी का अंत आने वाला है। ये तुम्हारे लिए हमारा आखिरी पत्र है। हम चाहते हैं कि तुम हमेशा याद रखो, तुम्हारे माता पिता निर्दोष थे। हमने कोई अपराध नहीं किया। हमने अपनी ज़मीर के ख़िलाफ़ गवाही देने से इनकार किया क्योंकि वो हमारे लिए सच्चाई से गद्दारी होती। हम इस भरोसे के साथ जा रहे हैं कि हमारे बाद भी लोग सच्चाई की लड़ाई जारी रखेंगे और एक दिन तुम खुद देखोगे कि हमारे नाम निर्दोष साबित होंगे। एथल और जूलियस का ये केस इकलौता नहीं था। इसके बाद भी वामपंथियों पर क्रैकडाउन जारी रहा। हॉलीवुड के लेखक, अभिनेता, निर्देशकों तक को नहीं छोड़ा गया। चार्ली चैपलिन का एक उदाहरण भी सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। उन्होंने अपने किरदार द ट्रैम्प के ज़रिए समाज की असमानता, पूंजीवाद की क्रूरता और युद्ध के पागलपन को उजागर किया था। चैपलिन खुले तौर पर पूंजीवाद और युद्ध की आलोचना करते थे। वो हिटलर का एक तरफ मजाक तो उड़ाते थे, लेकिन साथ ही अमेरिकी सत्ता की पाखंडता पर भी व्यंग करते। चैपलिन ब्रिटिश थे, लेकिन अमेरिकी समाज में रहा करते थे। वहीं उनको काम मिलता था, अमेरिका में अक्सर उनका आना जाना लगा रहता था और लंबे वक्त अमेरिका के बड़े शहरों जैसे न्यूयॉर्क में वो रहते थे। उन्होंने कभी अमेरिकी नागरिकता नहीं ली, जिससे FBI और जनता के बीच ये शक गहरा गया कि वो कहीं हमारे दुश्मन के लिए तो काम नहीं कर रहे हैं। इसी शक की वजह से FBI उनकी कई सालों तक जासूसी भी करवाता रहा। इन सब से परेशान होकर अंततः वो अमेरिका छोड़कर चले गए। तो ये एक पुरानी बात हो गई, ऐतिहासिक कॉन्टेक्स्ट हमने दिया। मौजूदा समय में बर्नी सैंडर्स को अगर छोड़ दिया जाए तो कोई बड़ा सोशलिस्ट लीडर अमेरिका में बसता दिखता नहीं है। उनके अलावा कोई बड़ा चेहरा है नहीं वहाँ पे। डेमोक्रेटिक पार्टी को सो कॉल्ड लेफ्ट तो कहा जाता है, लेकिन उनके नेताओं की करतूतें देखने पर ऐसा कतई मालूम नहीं होता। बर्नी खुद को डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कहते हैं, लेकिन उन्हें लगातार पार्टी से साइडलाइन किया गया है, किया जा रहा है। 2016 में बर्नी ने डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर से ही प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन के लिए खड़े हुए थे। वो उस चुनाव में हिलेरी क्लिंटन भी खड़ी हुई थी, आप जानते हैं। लेकिन विकीलीक्स में ये बात सामने आई है कि नॉमिनेशन के पहले डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी यानी DNC ने हिलेरी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बर्नी सैंडर्स का पलड़ा जानबूझकर हल्का दिखाया। DNC स्टाफ जानबूझकर उनसे धर्म से जुड़े सवाल पूछते थे। मीडिया में उन्हें एक फ्रिंज कैंडिडेट के तौर पर पेश किया जाता। सैंडर्स ने ज़बरदस्त समर्थन तो जुटाया था, लेकिन पार्टी की मशीनरी हिलेरी क्लिंटन के साथ खड़ी रही। 2020 में फिर वही कहानी दोहराई गई। शुरुआत की प्राइमरीज़ में उन्होंने लोवा, न्यू हैम्पशायर और नवादा जैसे स्टेट तो जीत लिए थे, यानी वो फ्रंट रनर बन गए थे। लेकिन और उस समय बाइडन पीछे भी चल रहे थे बर्नी से। लेकिन साउथ कैरोलिना की प्राइमरी के बाद उनका समर्थन कम किया गया। उसमें बाकायदा ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर ही उनका समर्थन जानबूझकर कम कर दिया गया। मीडिया में बाकायदा ये चलवाया जाता कि बर्नी सोशलिज्म विल डिस्ट्रॉय डेमोक्रेट्स। और इस पूरे खेल में बराक ओबामा का नाम भी बड़ी प्रमुखता से लिया जाता है। वही ओबामा जिन्होंने ज़ोहरान ममदानी को दूर से ही सलाम नमस्ते कर लिया था, बस फ़ोन पर बात की थी। सार्वजनिक रूप से ममदानी को समर्थन नहीं दिया था उन्होंने।
कमला हैरिस, जो खुद भी भारतीय मूल की नेता हैं और वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी हैं अमेरिका की, उन्होंने तक ममदानी को समर्थन देने से हाथ खड़े कर लिए थे। डेमोक्रेटिक पार्टी के ही नेता एंड्रू कोमो को समर्थन दिया गया डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर से, यहाँ तक कि वो प्राइमरी हारे तो ट्रंप ने कोमो तक को समर्थन दे दिया ताकि ममदानी हार जाएं। लगभग 20 से ज़्यादा अरबपतियों ने करोड़ों रुपए खर्च किए ममदानी के खिलाफ, पर ममदानी ने अपना कैंपेन जारी रखा और उन्होंने ये जीत हासिल की। 5 नवंबर 2025 को पूरी दुनिया ने ये जीत देखी है। हमने राजदूत के एपिसोड में भी इस जीत का डिटेल एनालिसिस किया है, आप देख सकते हैं। उस शो में हमने बताया था कि किस तरह रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत सुविधाओं के बल पे ममदानी ने अपना कैंपेन चलाया। विपक्ष ने उन्हें यहूदियों से नफरत करने वाला, जिहादी, आतंकी क्या नहीं कहा। 9/11 दोबारा होगा जैसी घटिया बातें तक कही गई, लेकिन ममदानी जीते तो अपने कैंपेन की वजह से जीते। उनकी जीत पर भी डेमोक्रेटिक पार्टी के किसी बड़े नेता ने खुलकर बधाई तक नहीं दी। हाँ, बर्नी सैंडर्स शुरुआत से ही ममदानी के साथ खड़े नजर आए और अंत में भी वो उनके साथ खड़े हैं। ममदानी भी अपने आप को डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट बताते हैं। ये कम्युनिस्ट से अलग है। सोशलिज्म का अंतिम लक्ष्य बराबरी लाना है, लेकिन कुछ निजी संपत्ति और बाजार को सीमित रूप में रहने देना है। वहीं कम्युनिज्म में निजी संपत्ति का पूर्ण अंत और वर्गहीन समाज बनाने की बात होती है। सोशलिज्म लोकतांत्रिक तरीके से रिफॉर्म की बात करता है, जबकि वामपंथ एक क्रांति की बात करता है। लेकिन अगर आप मार्क्स से या लेफ्ट राजनीति से जुड़ाव रखते हैं और उसकी राजनीति करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हिंसा के ज़रिए ही बदलाव लाया जाए। दास कैपिटल में कार्ल मार्क्स ने एक बड़ी मारक लाइन लिखी है। वो लाइन ये है कि फोर्स इज़ द मिडवाइफ ऑफ एवरी ओल्ड सोसाइटी प्रेग्नेंट विद अ न्यू वन। यानी बल या क्रांति वो मिडवाइफ होती है, दाई होती है, जो उस एक नए समाज को जन्म दिलाती है। पर जहाँ डेमोक्रेसी से काम बन रहा है वहाँ बिना हिंसा के भी, बिना वायलेंस के भी काम किया जा सकता है, जैसे ममदानी बर्नी की तरह लीडर करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन में भी आप जानते हैं कि इस समय लेबर पार्टी की ही सरकारें हैं। फ्रांस और कनाडा जैसे देशों में भी सेंटर लेफ्ट की सरकारें चल रही हैं, वहाँ भी प्रोग्रेसिव लीडर जीत कर आते हैं। ये सब हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं, जिस तरह ममदानी नहीं करते हैं। आपको याद होगा चार्ली की हत्या के बाद सबसे पहले उन्होंने उस हमले की निंदा की थी। अब आते हैं उस सवाल पर जो हमने आपसे शुरू में पूछा था कि क्या ममदानी की जीत वामपंथ को रिवाइव करेगी। इसका जवाब हाँ भी है और ना भी है। ब्राज़ील में जायर बोल्सोनारो को हराकर लूला दी सिल्वा राष्ट्रपति बने। चिली, मैक्सिको जैसे देश में भी वामपंथ का ट्रेंड पिछले चुनावों में बढ़ा ही है। ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन का उदाहरण हम दे ही चुके हैं, लेकिन उससे ज़्यादा दक्षिणपंथ भी दुनिया में बढ़ रहा है। तुर्की, इटली, अमेरिका और जर्मनी जैसे देश इसके प्राइम एग्जाम्पल्स हैं। यानी इस समय लेफ़्ट हो रहा है और उसी तरह राइट और राइट की तरफ जा रहा है। कोई एक विचार पूरी दुनिया पर या दुनिया के एक बड़े हिस्से पर फ़िलहाल तो हावी होता नहीं दिख रहा है। एलन मस्क जैसे लोगों ने कोशिश की, जैसे ब्रिटेन के चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश की कि वहाँ पे राइट विंग की सरकार आ जाए, लेकिन आपने देखा कि वहाँ भी वो जीत नहीं सके। ऐतिहासिक जीत मिली लेबर को वहाँ पे भी। तो ये कहना कि किसी एक विचार का गलबा होगा, लेफ़्ट पूरी दुनिया में छा जाएगा या राइट पूरी दुनिया में छा जाएगा, ये सही नहीं है। रही बात ममदानी की, तो उनकी जीत वामपंथ के समर्थकों में एक नई ऊर्जा तो भरेगी ही। वो न्यूयॉर्क शहर के मेयर बनने वाले हैं। उनकी उम्र अभी महज 34 बरस है। आने वाले दिनों में वो एक बहुत बड़े लीडर बन सकते हैं, लेकिन फिर भी अमेरिका की टॉप लीडरशिप में उनका जाना फ़िलहाल संभव नहीं है, क्योंकि वो अमेरिका के राष्ट्रपति तो बन नहीं सकते हैं। उनकी पैदाइश अमेरिका में नहीं, युगांडा में हुई थी, और अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के लिए आपका वहाँ पैदा होना ज़रूरी होता है। ये बात सच है कि उनके जीतने से नए लोग, नई पीढ़ी भी वामपंथ की राजनीति को जानेगी, समझेगी, पर उनकी जीत पूरी तरह से वामपंथ को रिवाइव कर देगी, ऐसा कहना थोड़ा मुश्किल लगता है। आप इस विषय पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। ये वीडियो रिकॉर्ड की थी आपके लिए हमारे साथी सर्वेश ने। मेरा नाम है साजिद। देखते रहिए खबरगांव।